नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 के मौके पर आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने एनजीओ सत्वम और क्रेस्ट के साथ मिलकर गुरुग्राम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। 17 नवंबर को हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन ने लोगों को मिर्गी के शुरुआती लक्षण, इलाज के विकल्प और दौरे के समय सही कदमों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया कि मिर्गी का अधिकतर इलाज संभव है, लेकिन सामाजिक मिथकों और छुआछूत जैसी गलत धारणाओं की वजह से मरीज समय पर उपचार नहीं ले पाते। विशेषज्ञों ने लोगों से वैज्ञानिक सोच अपनाने, बीमारी को समझने और मिर्गी से पीड़ित लोगों को सहयोग व सम्मान देने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना था जहां मरीज बिना डर और भेदभाव के सही इलाज पा सके। 17 नवंबर पूरे विश्व में एपिलेप्सी की डे की तरह मनाया जाता है और हमारे कंट्री में इसको नेशनल एपिलेप्सी डे की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को बुलाने का जो औचित्य था वो ये था कि एपिलेप्सी क्या होती है, उसके विषय में रूटीन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और हम किस प्रकार एपिलेप्सी के रोगियों की सहायता कर सकते हैं। एपिलेप्सी के विषय में जो भ्रांतियां हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करने का भी एक उद्देश्य है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई लोग एपिलेप्सी के मरीज के साथ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उसका झूठा कि मुझे भी ये मिर्गी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी टीम है डॉक्टर आदित्य गुप्ता, ही इज़ अ सीनियर सर्जन। तो एपिलेप्सी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े जटिल ऑपरेशंस होते हैं और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो उसमें एक्सपर्टीज जानते हैं। मैं डॉक्टर सुमित सिंह, मैं विभागाध्यक्ष हूँ। डॉक्टर विवेक बरुण ये एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं, इनकी विशेष ट्रेनिंग हुई है एपिलेप्सी में। डॉक्टर समीर अरोड़ा सीनियर कंसल्टेंट है हमारे साथ। डॉक्टर मोहित आनंद ये कंसल्टेंट है हमारे साथ, ये भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देखते हैं और जो जटिल केसेस होते हैं उनको हम सब मिल के एक साथ उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर आदित्य को थोड़ा जल्दी जाना है, हालांकि इनका जो रोल आता है वो बहुत कम केसेस में, बहुत ही जटिल केसेस में उनका निदान करने में आता है, परंतु जो डॉक्टर साहब का ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब, तो ये पहले बताएंगे कि एपिलेप्सी में सर्जरी का रोल किस प्रकार से होता है। नमस्कार। जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया कि एपिलेप्सी एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। इनफैक्ट अनुमान है कि जो पूरी जनसंख्या है उसके लगभग 1% बारे में उसका कारण और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से उसका विश्लेषण वो सब आप सुनेंगे जो हमारे कोलीग्स हैं, डॉक्टर विवेक बरुण हैं, डॉक्टर मोहित हैं, डॉक्टर समीर हैं, उन सबसे आप सुनेंगे इस बारे में। बट मिर्गी के यदि 100 मरीज हैं उसमें से तकरीबन 5 या 10 ऐसे मरीज हैं जिनका दवाइयों से इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता है। ठीक तरह से नहीं हो पाता है का मतलब है कि उनकी 3 या 4 कई बार 5 दवाइयां देके भी उनकी मिर्गी मैसेज कर दो, मीटिंग में हूं। तो जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि 4 या 5 दवाइयों के बावजूद मैसेज कर दो, मीटिंग में हूं, मीटिंग 2 साल तक मैसेज चल रही हैं, मैसेज पे जवाब फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स का एक खास तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बारे में डॉक्टर विवेक आपको डिटेल में बताएंगे। और न्यूरोलॉजी टीम, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर समीर, इन सब की इवैल्यूएशन के बाद पेशेंट हम आपस में डिस्कस करते हैं और उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत हाई चांस है कि हम इनको ऑपरेशन से, मिर्गी से मतलब मुक्त कर सकते हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि मिर्गी के 100 पेशेंट में से 5 या 10 इस तरह से निकले और उसमें से टेस्ट करने के बाद 100 में से 2 या 3 पेशेंट ऐसे निकलेंगे जिनका हम ऑपरेशन से उनको बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। अब जो मिर्गी के ऑपरेशन होते हैं वो जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया, वो एक सिंपल ऑपरेशन नहीं है कि हर मिर्गी के लिए एक ऑपरेशन कर दिया और वो कामयाब हो गया। तो मिर्गी के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो 2-3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एक प्रकार का ऑपरेशन वो हुआ कि न्यूरोलॉजी टीम ने आइडेंटिफाई किया कि दिमाग के इस हिस्से से मिर्गी बन रही है और हमने मैपिंग, इंट्रा ऑपरेटिव मैपिंग करके उस हिस्से को सेफली निकाल दिया, उसके बाद मिर्गी को नहीं होता है। तो उन केसेस में हम इन हिस्सों को आपस में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसको हम डिस्कनेक्टिव सर्जरी कहते हैं, दूसरी तरह का ऑपरेशन है। तीसरा और जो सबसे लेटेस्ट और जो बहुत रिसेंटली इवॉल्व हुआ है
उसको हम कहते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन, यानी दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं जो मिर्गी की एक्टिविटी को शरीर तक नीचे तक प्रभावित करती हैं, दिमाग में कुछ सेंटर हैं जिनसे वो प्रक्रिया पास थ्रू करती है, तो उसमें हम वायर डाल के उन एरियाज की एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। सो इसके दो कॉमन एग्जांपल हैं, एक है वेगस नर्व स्टिमुलेशन जिसमें हम पेसमेकर लगाते हैं, और वेगस नर्व जो गर्दन में मौजूद होती है उसमें हम एक वायर डाल देते हैं। वेगस नर्व से इनडायरेक्टली हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और उससे 100 में से 50 लोगों को बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। दूसरा तरीका है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। आमतौर पे आपने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का नाम पार्किंसन डिजीज़ के लिए सुना होगा, बट एपिलेप्सी के कुछ पेशेंट्स में डीबीएस के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, खासकर जिनके दिमाग में एपिलेप्सी दोनों तरफ और कई एरियाज से बन रही है। तो नेचुरली उसमें हम ना तो डिस्कनेक्शन वाला ऑपरेशन कर सकते हैं, ना हम उसमें निकालने वाला ऑपरेशन कर सकते हैं कि हमने गलत हिस्से को निकाल दिया जो एपिलेप्सी बना रहा था। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का भी इन सिलेक्टेड एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स में बहुत अच्छा नतीजा है, और कंट्री में हमारा इस एरिया में अमंग द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस है। इस तरह के बहुत ही रेयर ऑपरेशन हम तकरीबन 15 ऑपरेशन हमारी टीम कर चुकी है, जो कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स है। तो यदि कोई सवाल है एपिलेप्सी के ऑपरेशन के बारे में तो मैं आपका जवाब किस स्टेज में ऑपरेशन कंपल्सरी होता है? हाँ, तो देखिए उसमें क्या स्टेजेस होती हैं और उस स्टेज के टेस्ट क्या क्या होते हैं वो आपको डॉक्टर सुमित और इनके कॉलीग उसके बारे में बताएंगे। तो मैंने जो अभी आपको बताया ये एपिलेप्सी की सर्जरी के बारे में बताया, जो हम बहुत सिलेक्टिवली करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 100 एपिलेप्सी के मरीज अगर इस हॉस्पिटल में आते हैं तो उनमें से 1 या 2 का ऑपरेशन होता है। वो सारी बातें होंगी सर, सिर्फ ऑपरेशन से डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन से क्वेश्चन है कि उसी से संबंधित प्रश्न पूछे, सारे सवालों के उत्तर मिलेंगे। तो जो आपका सवाल है किस स्टेज पे ऑपरेशन होता है, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट है और जो डॉक्टर विवेक अभी डिटेल में बताएंगे कि किस स्टेज मिर्गी की किस स्टेज में हम उसको कहते हैं भाई ये तो लाइलाज मिर्गी है, इसका 3, 4, 5 दवाइयों से भी इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसे पेशेंट के लिए और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है, क्योंकि आप मान के चलिए 4 दवाइयाँ मैक्सिमम डोज पे खा रहे हैं और तब भी मिर्गी पड़ रही है, तो फिर उसमें सवाल उठता है कि 4 दवाइयों के साइड इफेक्ट क्यों भुगतना है पेशेंट को अगर उससे फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। तो उस स्टेज पे हम चेकिंग स्टार्ट करते हैं, एपिलेप्सी की इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं कि क्या हम इस पेशेंट का ऑपरेशन से मदद कर सकते हैं। तो वो स्टेज होती है एपिलेप्सी की जब हम ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। सर ऑपरेशन के दौरान क्या चैलेंज आपके सामने? ऑपरेशन के में जो मेन चैलेंज है, एपिलेप्सी एक एक्टिविटी नहीं है, एक्चुअली एक नेटवर्क है। एपिलेप्सी की एक्टिविटी शुरू एक जगह से होती है पर वो दिमाग के एक नेटवर्क में फैलती है। तो जो 3 तरह के ऑपरेशन हमने आपको बताया अभी, उसमें हमारा मेन चैलेंज होता है कि नेटवर्क एक तरह से इंटरप्ट हो जाए जिसकी वजह से एपिलेप्सी की एक्टिविटी बंद हो जाए। जैसे बिजली का सर्किट है, अगर आप उसकी तार को पूरा नहीं काटेंगे तो वो सर्किट बना रहेगा, चलता रहेगा। तो हमें सर्किट को एक तरह से पूरी तरह से काटना है, तो वो हमारे लिए मेन चैलेंज है कि कोई ऐसा रिमेनिंग पार्ट उस सर्किट का नहीं रह जाए जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद भी मिर्गी चलती है। सर ऑपरेशन के बाद सक्सेस रेशियो कितना रहता है? तो देखिए जो सक्सेस रेशियो है वो तरह के ऑपरेशंस में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे हाई सक्सेस रेट रहता है कि हमने एक पेशेंट का जांच करी, उसमें निकला कि दिमाग के मान लीजिए इस हिस्से में से एपिलेप्सी बन रही है और हमने मैपिंग करके उस हिस्से को निकाल दिया, एपिलेप्सी खत्म होने के चांसेस। एपिलेप्सी 2 प्रकार की होती है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और फोकल एपिलेप्सी। जैसे कि सारे ब्रेन में एक साथ करंट घूम रहा है, बेसिकली हम स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किटिंग के कोरिलेशन करके सकते हैं कि एपिलेप्सी में अंदर होता क्या है बेसिकली ब्रेन में। तो शॉर्ट सर्किटिंग से स्पार्किंग होती है तो उससे पूरी बॉडी में करंट फैलता है, तो पूरी शरीर में झटके आते हैं। तो एक पार्ट से हो सकता है कि या पूरी ब्रेन में एक साथ झटके आते हैं। हम बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है किस तरह की एपिलेप्सी है, जनरलाइज और फोकल में, क्योंकि जो हमारी लॉन्ग टर्म दवाइयाँ हैं वो इसके बेस पर डिसाइड करनी पड़ती है, या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का हमें उस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है। तो हमारे लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस के लिए चीज़ चाहिए होती है वो होती है हिस्ट्री। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट सिर्फ एक बेहोशी का एपिसोड लेकर आता है, बेहोश होकर गिर गया, अगर मान लो उसको सामने किसी ने नहीं देखा तो आई विटनेस कोई अवेलेबल नहीं है, तो हमें नहीं पता चला कि वो बेहोश किस वजह से हुआ। इसी के मिलती जुलती एक चीज़ होती है सिंकोप, जिसमें थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसमें भी पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है।
पर उसमें आमतौर पर बॉडी लूज रहती है। मिर्गी वाले पेशेंट में जनरली जब एपिसोड होगा तो बॉडी टाइट होगी, से झाग आएगी, साइड से जीभ कटती है या लैट्रिन पेशाब कपड़े में हो जाता है, और कुछ जब उठता भी है पेशेंट तो कुछ देर तक सुस्त रहता है। तो हिस्ट्री या मान लो कई बार हम देखते हैं, कई बार किसी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं तो उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है इवेंट, वो हमें काफ़ी हद तक हिंट दे पाता है कि ये एक्चुअल में दौरा ही था। कई बार आई विटनेस नहीं है, बाथरूम में हुआ नहीं, एपिसोड में था कि किस वजह से हुआ। तो सीजर और सिंकोप की डिफरेंशिएशन करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सिंकोप में आपको दौरे की दवाई की ज़रूरत नहीं है, एपिलेप्सी में आपको दौरे की दवाई की ज़रूरत है। अब जैसे हमें हिस्ट्री मिली, अटेंडेंट्स ने बताया कि ये क्लासिकली दौरे जैसा बताया कि ऐसे हुआ था, चल हो रही है, पूरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। तो आपको किसी पेशेंट को अगर किसी टाइम पे कोई दौरा आ रहा है तो उसको पकड़ना नहीं, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, उसके आसपास से जो सेफ्टी है उसको रखना है कि आसपास कोई चीज़ है जिससे चोट लग सकती है, वो पेशेंट किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको गिर के चोट लग सकती है, सीढ़ियों पे है, कहीं पे, उनको एक सेफ जगह पे ले आना है, ठीक है। ऐसी जगह पे ले आना है जहाँ पे उनको चोट वगैरह ना लगे और आसपास से कोई नुकीली चीज़ें हैं, कोई हार्मफुल चीज़ें हैं तो वो हटा देंगे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जबड़ा बीच रहा है, जबड़ा टाइट हो रहा है तो मुंह में कुछ डाल दें, कोई स्पून डाल दें या फिंगर से उसको खोलने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे, स्पून डालेंगे तो दांत टूट सकता है, आप अपनी उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली भी कट सकती है। कोई जबड़ा बीच रहा है तो उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी, बस आसपास से सामान हटा देना और ज़्यादा से ज़्यादा सर के नीचे, सर के पीछे तकिया या फिर कोई कंबल लगा सकते हैं ताकि सर का मूवमेंट आप थोड़ा कंट्रोल कर सकें। आपको इस समय दौरे को टाइम करना है। अगर बहुत लंबा दौरा चल रहा है कि जैसे अगर एसी में शॉर्ट सर्किट हो तो अगर बहुत देर तक शॉर्ट सर्किट चलता जाएगा पूरे घर में फैल जाएगा। तो ऐसे ही अगर बहुत लंबा दौरा चल रहा है तो आपको टाइम करना है। 5 मिनट्स के अंदर अंदर अगर दौरा ठीक नहीं हुआ उसी टाइम आपको इमरजेंसी में कॉल करना है, एम्बुलेंस बुलानी है और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। इस आग को रोकने का एक ही तरीका है, या तो आप हॉस्पिटल पहुँचो या कुछ एक दवाइयाँ आती है जिन लोगों को दौरे की दिक्कत होती है उनके पास वो दवाइयाँ होती है, स्प्रे होता है मिडाज़ोलाम स्प्रे करके जो उस सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कहीं आग लगती है, कोई सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो आप MCB डाउन कर देते हो, वो जिस पर्सन को दौरा आ रहा है उसकी नाक में आप 4 पफ डाल सकते हो, 2 पफ इधर 2 पफ इधर, वो सर्किट ब्रेकर का काम करता है और उस दौरे को रोक सकते हैं। जब दौरा रुक जाता है तो आपको ये करना है कि पेशेंट को एक करवट कर देना है ताकि जितना भी थूक बलगम जो भी आ रहा है वो बाहर की तरफ निकले और वो फेफड़ों के अंदर ना जाए, चाहे वो खून हो चाहे बलगम। एक्चुअली हमारे मरीज को बार-बार दौरे आने का टेंडेंसी होता है, तो दौरा एक सिम्टम है, एपिलेप्सी बीमारी का नाम है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ एपिलेप्सी और दौरा दोनों कंफ्यूज करते हैं। स्टडीज़ में शो किया है कि लगभग 10 में से 1 मरीज को लाइफ टाइम में कोई ना एक बार दौरा पड़ेगा, बट उस एक दौरा को आप एपिलेप्सी नहीं कह सकते। अगर किसी मरीज को बार बार दौरा पड़ता है तो एटलीस्ट 2 बार दौरा पड़े तो उस पेशेंट को आप एपिलेप्टिक कह सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा कितने प्रकार के दौरे होते हैं, दौरा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जनरलाइज, जिसमें कि दौरे आपके ब्रेन के सारे हिस्सों से एक साथ प्रोड्यूस होता है, और एक होता है फोकल जो आपके ब्रेन के किसी एक हिस्से से स्टार्ट होकर फिर आपका एपिलेप्सी प्रोड्यूस हो रहा है। जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं उसके कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, जैसे मरीज बेहोश हो जाता है, हाथ में एक्शन हो जाती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, आँख में थोड़ी चली जाती है, किसी में टंग बाइट होता है, किसी में यूरिन भी निकल सकता है। कई बार तो जनरलाइज एपिलेप्सी होती है जो कि स्कूल चिल्ड्रन में मिलता है, जिसको एब्सेंस सीजर आपने सुना होगा। बच्चा बैठा हुआ अचानक बात करते करते थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया, थोड़ा सा जिसको डे ड्रीमिंग के से कंफ्यूज करते हैं, हाँ बात करते करते थोड़ी देर कहाँ गुम हो जा रहा है। कई बार सब सोचते हैं कि वो अटेंशन कम है, लेस अटेंटिव है, बट वो भी एक तरीके का दौरा होता है। इसमें कि बच्चा कई बार होता है, जनरली 4 से 10 साल की उम्र में होता है। फोकल एपिलेप्सी जैसा कि मैंने बताया ब्रेन के किसी एक हिस्से से उठता है, वो आपके कौन से हिस्से से उठ रहा है। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।